और अब वक्त घंटी बचाव का। अरब सागर में जिस जहाज बार्ज P305 के डूबने से 75 लोगों की मौत हुई, क्या उस त्रासदी को टाला जा सकता था? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन मौतों के लिए समंदर में आया तूफान जितना जिम्मेदार है, दरअसल उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह जिंदगियों को मौत की लहरों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। पहले से चेतावनी के बावजूद जहाज को किनारे पर नहीं लाया गया। आखिर क्यों? गहरे समंदर के बीच जहाज पर चलने वाली दुनिया में काफी कुछ ऐसा होता है जो जमीन पर रहने वालों को पता ही नहीं चलता। इसमें भ्रष्टाचार भी है, लापरवाही भी है। समंदर में चलने वाले इसी गोरख धंधे पर एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये खास रिपोर्ट देखिए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ घंटी बजाइए आप। अरब सागर में उठी इन लहरों ने बीते हफ्ते पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जब ताउते तूफान ने अपना तांडव दिखाना शुरू किया था तो समंदर में मौजूद सैकड़ों जिंदगियों पर मौत का खतरा मंडराने लगा। सब उखड़ गए, पटरी पटरा सब उखड़ गए इसके। ये उसी तूफान में फंसी एक डग बोट वरप्रदा की तस्वीर है। चारों तरफ मौत की लहरों का शोर है, लेकिन बोट से आ रही आवाजों को सुनकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि मौत इनके कितने करीब आ चुकी है। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ये सोचिए उनसे कैसे पानी पूरा निकल जाता है और 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। और वाकई 2 घंटे बाद सब शांत हो गया। इस बोट से आ रही आवाजें भी। तेज लहरों के बोट में पानी भरता गया और वो इंच इंच करके डूबती रही। आखिरकार तूफान की ताकत के सामने ये डग बोट हार गई और समंदर की लहरों में समा गई। जिस डग बोट का ये वीडियो है उसमें कुल 13 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ 2 को ही बचाया जा सका। बोट पर सवार जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया वो भी जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन मौत से ठीक पहले ये वीडियो बनाकर उसने समंदर में मौत के तांडव का डराने वाला सच सबके सामने रख दिया। मौत को सामने देखकर भी अपने साथियों को हौसला दे रहे इस शख्स का नाम सूरज चौहान। सूरज वरप्रदा बोट पर कर्मचारी थे। उनका शव गुजरात के नजदीक वलसाड से मिला। पहचान के लिए परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट करना पड़ा। ये वो परिवार है जिसने खुद कभी समंदर नहीं देखा। हाँ वही सूरज है, मैंने वीडियो देखा, कल देखा, वही है। आपको कल्पना थी कि ऐसी स्थिति होती है समुद्र में, आपका बेटा ऐसी स्थिति में काम कर रहा है? कल मुझे पता चला कि ऐसा होता है। इससे पहले आपको अंदाजा नहीं था जहाज पे काम कैसे? देखा ही नहीं था, लेकिन कल देखा मैं, पहली बार नहीं देखा। कंपनी क्या कह रही है? जो वरप्रदा ग्लोरी शिपिंग कंपनी है, कंपनी कुछ नहीं बोल रही है, कोई बात ही नहीं कर रही है। घर वालों के मुताबिक कुछ समय बाद सूरज की शादी होने वाली थी, लेकिन समंदर की लहरों में सारे सपने भी डूब गए। सूरज की शादी होने वाली थी? हाँ, उनकी शादी होने मतलब लगन नहीं पड़ी थी। बरच्छा हो गया, गोद भराई हो गई, सब क्लियर था। केवल इनके आने के लिए इंतजार किया जा रहा था। तो अभी इस बार कब बोले थे कि आएंगे और फिर आप लोग शादी का प्लान बना रहे थे? बस इस जून में आने के लिए बोली थी।
सूरज की तरह उस तूफान में करीब 100 नाविकों के जिंदगी की डोर टूट गई। अभी भी समुद्री सीमा के पास बहते हुए कंटेनर नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मन आशंकाओं से भर जाता है। गुजरात की समुद्री सीमा में उमरगांव के पास ऐसा ही एक कंटेनर बहता हुआ मिला। मछुआरों की मदद लेकर उसे खींचकर किनारे तक लाया गया तो उसमें से कुछ पासपोर्ट, लाइफ बोट और दूसरे सामान मिले। माना जा रहा है कि ये कंटेनर भी टग बोट वरप्रदा का ही है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गहरे समंदर में तैर रहे जहाज पर सवार लोगों की जान की जिम्मेदारी उस जहाज के कैप्टन की होती है। कैप्टन की ओर से लिया गया एक गलत फैसला जहाज पर सवार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मिसाल पिछले हफ्ते की ही लीजिए, जब इसी अरब सागर में बार्ज P305 पर सवार 75 लोगों की जान चली गई, क्योंकि मौसम विभाग की इस चेतावनी के बावजूद भी कि समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, इसके बावजूद कैप्टन ने बार्ज को किनारे पर नहीं लगाया। अब आखिर कैप्टन के इस फैसले के पीछे क्या कारण था, ये तो मुंबई पुलिस, ONGC और DG शिपिंग, ये जो तीनों एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें सामने आएगा। लेकिन आखिर जहाज के कैप्टन को ऐसी स्थिति में इस जैसे फैसले क्यों लेने पड़ जाते हैं, इनके पीछे कारण क्या होता है, किस तरह का दबाव होता है, ये बात अपनी इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरब सागर में तैनात इन जहाजों से सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। घर चलाने के लिए लोग कई बार महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहते हैं और तब उनकी पूरी जिम्मेदारी उन कंपनियों की होती है जिन्होंने इन्हें काम पर रखा है। बार्ज P305 को डूबने से बचाया जा सकता था अगर उनका कैप्टन जहाज को सही समय पर किनारे लगाने का फैसला करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 से 15 सालों से ये शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कैप्टन को दोष नहीं दे सकता क्योंकि कैप्टन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है और कैप्टन एक ऐसी पोस्ट में होता है, कंपनी को भी संभालना पड़ता है उसको, और उसे जहाज के क्रू को संभालना पड़ता है। और कैप्टन उसको पहले से ही मैसेज आ जाता है, यानी ये सेट सी से उसको मैसेज आ जाता है कि फला तारीख को आपके पास यहाँ तूफान आएगा, विंड स्पीड इतनी हो जाएगी, आपके स्वेल इतने हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी मतलब जो तूफान में जैसे आपका कितना रोलिंग पिचिंग होगा, ये सब चीज़ मैसेज उसको पहले ही आ जाता है। अब कैप्टन का कॉल रहता है कि वो उसको कैसे उसको टैकल करे, या तो वो कंपनी की सुने कि भाई जहाज रहने दे, सबकी जान मान का नुकसान हो, कुछ भी हो, उसको जहाज चलाने से मतलब है। क्योंकि अगर कैप्टन कॉल लेता है कि जहाज किनारे पर लाना है तो कंपनी उसको ऑफ चार्टेड कर देता है, जहाज को ऑफ चार्टेड, यानी उस क्षण से उसकी पैसा बंद जहाज का। तो कैप्टन के ऊपर भी काफ़ी जवाबदारी होती है। हाँ, अगर चाहे कैप्टन तो कॉल ले सकता है, उसके पास इतनी पावर्स रहती हैं कि आउट ऑफ द वे जाके वो अपने जहाज को, अगर ये साइक्लोन ऐसा कुछ आता है तो वो अपने जहाज को किनारे लेके आ सकता है। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गुजारने वाले इस नाविक ने हमें बताया कि किसी भी कमर्शियल शिप से शिपिंग कंपनी की हर दिन की लाखों रुपए की कमाई होती है। ऐसे में जब भी समुद्र में कोई आपदा आती है तो शिपिंग कंपनी की तरफ से जहाज के कैप्टन पर दबाव डाला जाता है कि वो किसी भी तरह जहाज को समंदर में ही रखे, जिससे कंपनी का नुकसान न हो। दरअसल समंदर में रहने वाले हर कमर्शियल जहाज की लॉन्ग हिस्ट्री बनती है, जो जहाज चलाने वाली कंपनी से लेकर अधिकारियों तक भेजी जाती है। जब भी कोई जहाज समुद्र के किनारे लगता है तो उसे पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। कंपनी इसी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जहाज को समुद्र में बनाए रखना चाहती है। अब सवाल यही है कि बार्ज P305 ने जहाज को किनारे न लगाने का फैसला खुद किया था या उसके ऊपर कंपनी का दबाव था। सवाल जहाज की फिटनेस पर भी उठ रहे हैं। बट यही वेसल आज आप P305 का अगर आप देखेंगे तो वो कितना साल पुराना जहाज है, मोर देन आई थिंक नियरली 40 इयर्स ओल्ड, जो कि डबल है ONGC की कट ऑफ लिस्ट से।
वो जहाज आज एफकॉन के चार्टर में काम करता है और वही जहाज ओएनजीसी की फील्ड में काम करता है। तो एक तरफ जहां ओएनजीसी बोलती है कि हमारा कट ऑफ 2021 ईयर है, वहीं पे दूसरा जहाज जो मोर देन 40 प्लस है उसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। तो क्या उस जहाज पे काम करने वाले आदमियों की जिंदगी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ओएनजीसी के जहाजों पे काम करने वाले लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है? सीमेंस यूनियन के मुताबिक कर्मचारियों की मौत प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि जब ओएनजीसी अपने चार्टर के मुताबिक 21 साल पुराने बार्ज या जहाज का इस्तेमाल नहीं करता तो एफकॉन्स को इसके लिए इजाजत क्यों मिली? गुजरात के तट पर एक जगह है अलंग। जब कोई जहाज पुराना हो जाता है और उसको कबाड़ में बेचा जाना होता है तो उसे अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाते हैं। यहाँ पर उस जहाज को तोड़कर उसका लोहा कबाड़ में बेच दिया जाता है। लेकिन अलंग में आने वाला हर जहाज तोड़ा नहीं जाता। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो जर्जर हो चुके जहाजों को खरीद लेती हैं और आगे उनके साथ जो किया जाता है वो बड़ा डरावना है। बार्ज P305 को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हमने इस नाविक से पूछा कि क्या समंदर में उतरने वाले जहाजों की फिटनेस के साथ समझौता किया जाता है। जो टैंकर आते हैं पुराने जिनको कबाड़ में निकाल दिया जाता है तो ऐसे टैंकर्स को खरीदकर उनको बार्ज बनाया जाता है, ये जरा समझाइए। ये कैसा होता है कि जब देख लिया उसने कि टैंकर का इतना पार्ट थोड़ा ठीक है, चल सकता है, तो उसको काटने के बाद उसका बार्ज बनाते हैं और बार्ज में एकोमोडेशन या डॉर्मेट्री टाइप बनाते हैं कि लेबर्स लोग यहाँ पे रह सके और सो सके। अगर बाई चांस जहाज में सेल होता है जहाज और उसके बाद उसके अंदर इतने रफ वेदर में कोई छेद हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है क्योंकि वो पहले से स्क्रैप में आया हुआ है, तब जाके ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। समंदर में उतरने वाले जहाजों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मतलब है सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। कुछ कंपनियां इस बात की परवाह नहीं करती कि जहाज के सभी पुर्जे पूरी तरह ठीक हैं या नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो शिपिंग विभाग और मरीन डिपार्टमेंट पर है, जैसे इन जहाजों का फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिट होने का सर्टिफिकेट देना होता है। शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े नाविक का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को रिश्वत देकर जहाज का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाता है। जहाज का लास्ट इंस्पेक्शन होता है फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSI कहते हैं। FSI एक ऐसा इंस्पेक्शन है, चाहे दुनिया का कोई भी जहाज हो, कमर्शियल जहाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉरशिप, कमर्शियल जहाज में FSI मस्ट है। FSI का मतलब A to Z जहाज में एकदम चंगा है, कोई भी चीज का उसको वो नहीं है। तो ये लोग शिपिंग कंपनियां रिश्वत देकर इस तरह के FSI सर्टिफिकेट। हाँ, बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनियां हैं जो खाली थूक पट्टी लगा के, अभी समझो एक प्लेट सड़ गई है, उसके ऊपर नया प्लेट डाले, उसको निकालेंगे नहीं, उसके ऊपर डबलर लगा देंगे और वो चला देंगे। जब वो जहाज सेल करता है तो वो डबलर फट जाता है और वो प्लेट छेद पानी घुस जाता है, जिससे जहाज वो सिंक हो जाता है। कंपनियों की तरफ से की गई लापरवाहियों का ही नतीजा सबके सामने आया है। बार्ज P305 के अलावा टग बोट बर्फप्रदा को लेकर भी ये आरोप लगाए गए हैं कि बोट की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे समुद्र में उतारा जाए, लेकिन तमाम खामियों को नजरअंदाज कर उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। इस नाविक ने जो बातें हमें बताई हैं उनसे लापरवाह कैप्टन्स और भ्रष्ट शिपिंग कंपनियों के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन साथ साथ सवाल खड़ा होता है DG शिपिंग और नौवहन मंत्रालय पर भी। जिस तरह का भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता समंदर में हो रही है उसके प्रति ये बेपरवाह नजर आते हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। और घंटी बचाओ में अब बात कालाबाजारी करने वालों पर कसते शिकंजे की। ABP न्यूज ने ब्लैक फंगस की दवाई की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब किया था। ABP न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कौन सा सर? कैप्सन 32 है। कैप्सन कौन सा है सर? 70 कैप्सन 70 mg, वो लाइव जो सब्स्टिट्यूट है लाइपोसोम। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच उसके इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के लिए ABP न्यूज ने किया ऑपरेशन फफूंद। हमने आपको दिखाया कि कैसे कुछ लोग 300 रुपए की दवाई 30,000 रुपए तक में बेच रहे हैं। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है, एम्फोटेरिसिन B है। अच्छा, एक बार आप वो कंफर्म करिए जो मैंने आपको भेजा था। आप मुझे फोटो नहीं, अब तो आपके पास वो होगी ना।
इंसानियत को भूलकर मुसीबत में मुनाफा कमाने वाले इन लोगों को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने मरीज की परिजन बनकर इंजेक्शन बेचने वालों से संपर्क किया। सर तब तक हम खरीद थोड़ी रहे हैं, उसको बस कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दे देंगे, तुरंत के तुरंत दे देंगे ना। सारी बात आपकी नहीं मान सकते ना सर इतनी दूर जाएंगे क्यों, वरना यहीं रुक गया या तो 50% दे दिए, भाई खड़े हैं। रफी नाम के शख्स ने हमें भरोसा दिया कि सारे इंजेक्शन मिल जाएंगे। उसके साथ 2 और लोग कैमरे में कैद हुए जो इंजेक्शन की कालाबाजारी में उसका साथ दे रहे थे, लेकिन हमने उससे कोई भी इंजेक्शन खरीदा नहीं क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ऐसे लोगों को बेनकाब करना था। आप एक बार ये कंफर्म करिए कि एम्फोटेरेसिन बी तो मिल रही है। और वही हुआ भी। सिर्फ 2 दिनों में एबीपी न्यूज की खबर का असर हो गया। हमारे ऑपरेशन फफूंद में कैमरे में कैद हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम रफी, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद अदनान हैं। आरोपियों के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है जिसके जरिए वो दवाओं की कालाबाजारी के रैकेट को अंजाम दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में रफी ने बताया कि वो नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता है। उसने पैसे कमाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंजेक्शन की कालाबाजारी का प्लान बनाया। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। मुश्किल के वक्त में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले हर चेहरे को हम इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। प्रदेश में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 69,828 है। कंट्रोल हो रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना, आंकड़े यही कहानी बयां कर रहे हैं। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। आप देख सकते हैं आज योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने ही जिले गोरखपुर में मौजूद थे। वहां पर वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स अस्पताल पहुंचे, वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि दूसरी लहर का प्रकोप अब कुछ कम पड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन आशंका इस बात को लेकर बनी हुई है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और वो कहर बरपाएगी। इसी को लेकर तैयारियों में जुटे हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ।